नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाती है, जैसे कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, उनकी जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। साथ ही यूजीसी नेट से संबंधित जो भी जानकारी होती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो इसी क्रम में दिसंबर यूजीसी नेट जो 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी संदर्भ में इस चैनल पे तैयारियां चल रही हैं। और हमने हिस्ट्री की 2018 से लेकर के और जून 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने 2018 का क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जून साइकिल और दिसंबर साइकिल दोनों सम्मिलित हैं। और अब हम 2019 के जो जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे उनके क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। हम डिस्कशन का रूप ऐसा रखे हैं कि हम 100 क्वेश्चन को 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड करके, यानी कि 4 पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं। और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन इतनी डिटेल के साथ किया जा रहा है कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब कवर कर लिया जा रहा है, ताकि उससे संबंधित अगर और भी क्वेश्चन बनते हैं भविष्य में तो इस डिस्कशन के साथ ही कवर हो जाएं। और ये एक तरह से बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी हो रही है। तो आप इसके साथ जुड़ें और अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें इसके साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। ये जून 2019 का पेपर है और इसके तहत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि 1 से लेके 50 तक फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, और 51 से लेकर के और 150 यानी कि 150 क्वेश्चन तक हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो हम 51 से 75 क्वेश्चन तक, यानी कि पहले 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं और डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हों वो पूरी आपकी सॉल्व हो जाएं। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आपका कोई भी क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर के 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। तीसरा विकल्प है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। चौथा है, जबू बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता रहा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, आप गेस करें, उसके बाद फिर मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है थर्ड, यानी कि जो तीसरा कथन है ये कथन गलत है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा ज़िला है उसी के पास कोठारी नदी बहती है और उसी के तट पर बागौर स्थित है। और यह मध्य पाषाणकालिक भारत का जो है स्थल है। ये 1968 से लेकर के 1970 ईस्वी तक बीएन मिश्र ने उत्खनन का कार्य करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ नोट कर सकते हैं आप। 1968 से लेकर के 1970 तक वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन का कार्य करवाया था। और यहाँ 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। यहाँ से मध्य पाषाण के अतिरिक्त लौह काल के भी उपकरण पाए गए हैं, और और सूक्ष्म पाषाण काल के भी उद्योग का यहाँ पता चलता है। यहाँ के जो निवासियों की जो जीविका का आधार है वो शिकार और पशुपालन था। यहाँ से जंगली तथा पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियाँ मिलती हैं। यहाँ से मानव कंकाल भी मिला है। और राजस्थान का जो बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़
जो है वो पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और लेकिन ये तीसरा कथन दिया गया है, यहाँ से प्रारंभ से ही कृषि के चिन्ह यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है, और जो दूसरा है, माफ़ करिएगा, जो तीसरा कथन है ये गलत है, और 1, 2 और 4 ये कथन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ काल दिए गए हैं, यानी कि उनका टाइम पीरियड दिया गया है। तो मैच करना है। ए है किल गुल मोहम्मद, बी है डम्ब सादत, सी है कालीबंगा, डी है राणा गुंडई। तो आपको इसे मैच करना है कि कौन सा किस अवधि से संबंधित है, और इसके लिए आपको नीचे कूट दिया गया है। इसका सही उत्तर है, यानी कि जो दूसरा है इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से अगर हम बात करें किली गुल मोहम्मद का, तो इसका संबंध 4555 BC से लेकर के 3885 BC तक, और जो डम्ब सादत है वो पहला है, यानी कि 3370 ईसा पूर्व से लेकर के 2530 ईसा पूर्व तक। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा का संबंध 2980 से लेकर के 1865 BC तक। और जो डी है, डी का फोर्थ हो जाएगा, 4550 ईसा पूर्व से लेकर 3165 ईसा पूर्व तक। और ये जो चारों आपको स्थल दिए गए हैं, और ये सभी स्थल जो हैं प्राक हड़प्पाई हैं। तो ये एक्स्ट्रा है, आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे बताया गया है कि उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पहला है गलीगाई, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है पिराक, चौथा है इनाम गांव। तो इसके आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है 2, बुर्जहोम, यानी कि बुर्जहोम से घोड़े के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बुर्जहोम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है जन्म स्थान। यह स्थल जो है नवपाषाणकालिक स्थल कश्मीर में है, और इसकी खोज जो है 1935 में डी टेरा ने कराई थी, डी टेरा एंड पीटरसन। और यह मतलब जो नवपाषाणकालिक स्थल एक झील के किनारे गर्तावास यानी कि गड्ढा बना करके रहते थे लोग यहाँ पे प्रारंभ में यहाँ के लोग जो है शिकार पर जीते थे, बाद में खेती करने लगे। और यहाँ पे एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ से तांबे के बाणाग्र यानी कि तीर मिले हैं, जिसमें धातु के इस्तेमाल का प्रमाण सिद्ध होता है। जबकि जो गलीगाई है और पिराक है और इनाम गांव है, यहाँ से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। जो गलीगाई आप देख रहे हैं, ये स्वात घाटी यानी कि पाकिस्तान का एक गांव है, और पिराक भी पाकिस्तान से संबंधित है, लेकिन ये बलूचिस्तान में स्थित एक स्थल है। और दक्षिण एशिया में इस स्थल का ऐतिहासिक जो महत्व है वो इसके घोड़ों के अवशेष प्राप्त होने की वजह से इसका जो पिराक है उसका महत्व है। और इसी प्रकार से जो महाराष्ट्र में इनाम गांव जो स्थल है वो ताम्रपाषाणकालिक स्थल है, और यहाँ से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही बात करें तो यहाँ चूल्हों सहित कच्ची मिट्टी के गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। तो इस प्रकार से इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे सबका हमने डिस्कशन कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनके लेखन है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ए इरफान हबीब, बी है यानी कि बीबी लाल, सी है RH मीडो, डी है मार्सिया ए फेंट्रेस। तो इनके इधर पुस्तक दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि इनमें से कौन सही है।
इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी कि ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। यानी इरफान हबीब की जो पुस्तक है इमेजिनिंग रिवर सरस्वती और डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, उनकी पुस्तक का नाम है। बीबी लाल जो हैं उनकी पुस्तक का नाम परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड सो फार एक्सकेवेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और R.H. मीडो की जो पुस्तक है वो दी डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली। और जो डी है मार्सिया ए फेंट्रेस, इनकी पुस्तक का नाम रीजनल इंटरेक्शन इन इंडस वैली अर्बनाइजेशन। तो इस प्रकार से इसका जो फोर्थ विकल्प है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारित तकनीकी लागू की जाती है? पहला है पुरालेख विद्या, दूसरा है पुरातत्व विज्ञान, तीसरा है पांडुलिपि और चौथा है पुरालेख। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो तकनीकी है उसमें लागू की जाती है रेडियो कार्बन। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि पुरातत्व से जो संबंधित है ये रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी से संबंधित है। अगर हम बात करें कि मानव प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जो अध्ययन है मानव जाति के एक अध्ययन का एक तरीका है, और मानव जीवन की जो संपूर्ण अवधि में से केवल 0.1% समय का ही जो है लिखित हमको विवरण मिलता है, और शेष जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम रेडियो कार्बन निर्धारण पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, और इस विधि का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के लिए ही कर सकते हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो। तो इस प्रकार से काष्ठ कोयला यानी कि जो लकड़ी का कोयला और अन्य से झुलसे हुए अवशेष इत्यादि हैं, तो इस प्रकार के काल निर्धारण के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करते हैं। और इस तिथि निर्धारण पद्धति का जो मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, जिसमें मतलब कि पेड़ और पौधे भी शामिल हैं, वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन यानी कार्बन 14 ग्रहण करते हैं, और इनकी मृत्यु की अवस्था में एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, और जिससे वह सामान्य कार्बन 12 में बदल जाता है। और इस प्रकार से किसी जैसे कि प्राचीन वस्तु में जो बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन है उसी के परिणाम से हम गणना करके ये हिसाब लगाते हैं कि यह कितने वर्ष पूर्व जीवित प्राणी का अंश था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, पुरातत्व विज्ञान का संबंध जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी से था। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? पहला है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, दूसरा यह राजस्थान में स्थित है जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे, तीसरा है कालावधि वन में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, चौथा है कालावधि सेकेंड में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है, इसको ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी कि ये जो भरतपुर है, भरतपुर एक राजस्थान में भी है, लेकिन इसका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है। तो जो भरतपुर है यह भारत के पश्चिम बंगाल में एक बर्धमान जिला पड़ता है, उसी का एक गांव है जिसका नाम भरतपुर है, और ये एक प्राचीन स्थल है। यहाँ बर्धमान विश्वविद्यालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से भरतपुर में उत्खनन किया,
और उत्खनन के बाद जो निचले हिस्सों में एक नवपाषाणकालिक चालकोलिथिक स्थल की उपस्थिति का वहाँ पे पता चला, और जिसमें जो कालावधि पहली थी उसके अंतर्गत जो है वहाँ पे मछली पकड़ना, शिकार करना और कृषि का जो है वहाँ पे साक्ष्य मिला। जबकि कालावधि जो सेकेंड थी उसमें जो है लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृत भांड के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। यहाँ से गौतम बुद्ध की कई मूर्तियाँ भी मिली हैं और बौद्ध स्तूप के अवशेष का पता चला है। वर्धमान गजेटियर जो है वर्ष 1995-96 के तहत हमको ये पता चलता है कि इसके निर्माण शैली के आधार पर हम भरतपुर स्तूप का जो निर्माण का हम पता लगाते हैं कि जो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था, तो उसका हमको पता चलता है। और भरतपुर जो है एक अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि भरतपुर जो है वो एक राजस्थान का भी हिस्सा है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये इस भरतपुर का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा और बाकी 1, 3 और 4 कथन जो है ये सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ दिया गया है, यदि हम आहार में निकले लोहे की बात को छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती हैं। यह मत आपको बताना है कि किसका है। पहला है राकेश तिवारी, दूसरा है B&R अलचिन, तीसरा है इरफान हबीब, चौथा है बी शशिकरण। तो यह आपको बताना है कि ये कथन जो है किसका है। इसका जो सही उत्तर है वो है इरफान हबीब। अगर इसकी बात करें व्याख्या की, तो राजस्थान के क्षेत्र में जो आहार है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोहे का अनुमान लगाया गया है और भारत में लोहे की प्राचीनता लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की है। बात करें मध्य भारत यानी कि जो मालवा का क्षेत्र है और राजस्थान के जो उसे सटे हुए क्षेत्र हैं उसके कई पुरास्थलों की खुदाई करने से लौह उपकरण प्रकाश में आए हैं। और मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख पुरास्थल एरण तथा नागदा हैं। यहाँ से लौह निर्मित दुधारी कटारें, कुल्हाड़ी, बाणाग्र, हंसिया, चाकू आदि मिले हैं। इसी के समीपवर्ती जो है राजस्थान के आहार नामक पूरा स्थल से लोहा तथा धातु मिलता है और जिसकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1500 के आसपास जो है निश्चित की गई है। और ये जो कथन है वो इरफान हबीब साहब का दिया गया है, जिनको 2005 में पद्म भूषण से नवाजा गया। और इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगी। तो जिसमें है दी अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दी अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। दूसरी है टेक्नोलॉजी ऑफ मिडवल इंडिया, मौर्यन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया, अकबर और तत्कालीन इंडिया। तो इस प्रकार से इनकी ये पुस्तकें थी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन किसकी पुस्तक है, तो यानी सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक एक तरफ है काव्य दर्श, बी है अष्टाध्यायी, सी है महाभाष्य, डी है तंत्रलोक। तो आप मैच कर सकते हैं।
इसका सही उत्तर है 2, यानी कि जो दूसरा है ये सही है। जो काव्य दर्श रचना है उसका मैच कर लेंगे हम, ए का हो जाएगा 4, यानी कि दंडी की जो रचना है वो काव्य दर्श है। और बी का 3 यानी अष्टाध्यायी पारणी की है। पुस्तक महाभाष्य जो है आप जानते हैं पतंजलि की पुस्तक है। और तंत्र लोक जो है अभिनव गुप्त की पुस्तक है। अगर हम बात करें दंडी की, तो दंडी ने काव्य दर्श तथा 10 कुमार चरित्र लिखा है। तो इनकी एक पुस्तक जो है वो काव्य दर्श हो गई, और जो दूसरी पुस्तक है दंडी की वो 10 कुमार चरित्र हो गया। और जो दंडी है संस्कृत भाषा के इतिहासकार थे। इनका जन्म जो है 7वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 8वीं शताब्दी में माना जाता है। और बात करें पाणिनि का, तो पाणिनि का जन्म 700 ईसा पूर्व में गांधार में हुआ था। और ये भी संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। अष्टाध्यायी इनकी व्याकरण ग्रंथ इनकी रचना है, और इसमें 8 अध्याय हैं। यानी कि जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसी के नाम पर अष्टाध्यायी पड़ा है। और कुल सूत्रों की संख्या इन 8 अध्याय में 3155 कही गई है। यानी कि 8 अध्याय हैं और 3155 इसमें सूत्रों की संख्या है। बात करें पतंजलि की, तो ये इनका जन्म कश्मीर में हुआ था, और ये शुंग शासक जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की। और जो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, और जिसे महाभाष्य कहा जाता है। यानी कि जो महाभाष्य था वो पतंजलि के अष्टाध्यायी का जो सूत्र है, यानी कि जो 3155 आपको बताया कि सूत्र हैं, तो इनके कुछ सूत्रों पर इन्होंने महाभाष्य नाम से उसके ऊपर इन्होंने लिखा। और जो आखिरी बचे अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त एक दार्शनिक हैं, रहस्यवादी हैं और साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। और ये कश्मीर के शैव और तंत्र के पंडित थे। ये संगीतज्ञ, कवि और नाटककार थे। धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री थे। इन्होंने तंत्रलोक नामक पुस्तक भी लिखी। तो यानी कि इनकी पुस्तक तंत्रलोक है, और ये नाटककार हैं, धर्मशास्त्री हैं और तर्कशास्त्री भी हैं। तो इनका कई जानकारी इन्होंने हासिल कर रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। एक सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनकी भौगोलिक सीमा दी गई है। तो अमंती दिया गया है, ए है, बी गांधार, सी चेदी, डी वज्जी। तो आपको इससे मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 फर्स्ट इसका जो है सही हो जाएगा। अवंती का जो संबंध है मध्य भारत का मालवा क्षेत्र से संबंधित है। गांधार जो है वो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी से संबंधित है। जो चेदी है भारत माफ़ करिएगा, मध्य भारत में बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग है उससे संबंधित है। और वज्जी जो है नेपाल की पहाड़ियों तथा गंगा का ये उत्तरी भाग है। तो इस प्रकार से पहला जो कथन है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। आपको बताना है राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यानी कि 4 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला है वह चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। वह पुराणों में उल्लिखित सातवाहन का पहला ज्ञात शासक था। और चौथा है उसने संगम संकलन के 10
पारितोष गीतों का 10 पारितोष गीतों में से एक श्री पांडुरंग पत्तल की रचना की। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य जो इसमें से है वो सही है। इसका सही उत्तर है सेकेंड, यानी कि जो दूसरा है वो सही है, बाकी तीनों कथन गलत हैं। अगर बात करें राजशेखर की, तो ये काव्य शास्त्र के पंडित थे और ये गुर्जर प्रतिहार वंशी जो नरेश है महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के राजगुरु और मंत्री थे। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे और साथ ही नाटककार थे। यह भवभूति के समान राजशेखर के शब्दों में कहें तो अर्थ की प्रतिध्वनि निकलती है। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ये प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इनके अन्य ग्रंथों की, तो उसमें से आप नोट कर लीजिए। राजशेखर की जो है रचनाओं में कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये इसका नाम थोड़ा सा विद्वशाल भंजिका, ये इनकी पुस्तक है। बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे इनके नाम हैं पुस्तकों के। और बात करें तो ये राजशेखर कलचुरी नरेश युवराज प्रथम के दरबार में भी कुछ समय तक रहे थे। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और आर। तो कथन ए है, ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की। उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहाँ का शासक उसका मामा था। और कारण आर है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। इसके लिए आपको कूट दिया गया है कि पहला ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। और तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है कि ए गलत है और आर सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोनों कथन अपने आप में पूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 62। बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। पहला है गलागनाथ, दूसरा है संगमेश्वर, तीसरा है हुच्चुमल्लीगुड़ी और चौथा है कदासिद्धेश्वर। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका सही है। इसका सही उत्तर है दूसरा संगमेश्वर। बात करें तो संगमेश्वर की, तो ये बादामी के निकट जो है महाकुटेश्वर मंदिरों के समूह में स्थित जो है संगमेश्वर मंदिर में अनेक शिलालेख पाए गए हैं। और यह मंदिर चालुक्यों द्वारा बनवाया गया है जो कि बेसर शैली में है। और चालुक्य राजाओं ने इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए। और संगमेश्वर मंदिर का भी निर्माण 720 ईस्वी में
जो चालुक्य शासक विजयादित्य थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन वे पूरा नहीं करा पाए, तो जिसके बाद में चालुक्य शासकों ने उसको पूरा कराया। और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, और मंदिर की दीवारों पर शिलालेख हैं जो कि शासकों के बारे में जानकारी देते हैं जिन्होंने मंदिर में योगदान दिया था। मंदिर के कल्याणी के चालुक्य के शासनकाल के 1162 ईस्वी के शिलालेख भी हैं। तो जो दूसरा कथन है वो सही है। चलते हैं अगले कथन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। दो कथन दिए गए हैं और कथन ए है कि अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। उसके लिए कारण आर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो आपको बताना है, इसके लिए 4 कूट दिए गए हैं। पहला कूट है कि ए और आर दोनों कथन सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा जो है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा जो है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि जो दोनों कथन हैं वो सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा संस्कृति 1800 ईसा पूर्व के आरंभ तक जीती जागती रही, एक अनुमान माना जाता है, और बाद में इसकी नागरिक अवस्था जो है वो लुप्त हो गई और इसकी जो शैलीगत एक रूपता है वो भी समाप्त हो गई। शैली में भारी विविधता देखने को हमको मिलता है, और जो नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के जो कुछ लक्षण हैं पाकिस्तान एवं मध्य पश्चिमी भारत में, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। लेकिन विविधता के बावजूद भी धार्मिक, कलात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक जो क्षेत्र थे सिंधु सभ्यता के, उनका काफ़ी एक रूपता मतलब प्रभाव देखा जा सकता है। और लोहे पर तथाकथित हित्ती जो है एकाधिकार की जो कोरी कल्पना है, और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग में लोहा तभी मिलता है जब भीतरी भाग में मिलता है, तो उससे पहले नहीं। और भारत लौह तकनीकी तंत्र का एक पृथक आरंभिक केंद्र था। तो इस प्रकार से जो दोनों कथन हैं वो सही हो जाते हैं और लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है। दो कथन दिए गए हैं ए और आर, और आपको बताना है कि इनमें से 4 कूट उसके लिए दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा कूट सत्य है। तो पहला आपके लिए अभिकथन है कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवादी आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। उसके लिए कारण दिया गया है कि यह अंशतः उस विचार की प्रक्रिया थी जिसकी यह धारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया। तो आपको बताना है, इसके लिए आपको कूट दिया गया है 4 कूट, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है प्रथम, यानी कि ए और आर दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। बात करें अगर कि पश्चिमी इतिहासकारों की, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था कि भारत के चरित्र और उपलब्धियों को वो नीचा दिखाना चाहते थे और विदेशी जो शासन व्यवस्था थी उसको उचित ठहराते थे। उनका कहना था कि भारतीय लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते हैं और इसलिए वे इस लोक की यानी यही लौकिक जीवन की देखभाल के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादी कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो है इनके विचारों को जोरदार तरीके से खंडन किया, जिसमें से अगर हम बात करें इतिहासकारों की, तो
राजेंद्र लाल मित्र हैं, आरजे भंडारकर हैं, बीके रजवाड़े हैं, पीवी काणे हैं, केपी जायसवाल हैं। तो इन्होंने सभी इतिहासकारों ने पश्चिमी इतिहासकारों की इस जो मिथ्या धारणा थी उसको खंडित किया और प्रमाणित किया कि भारतीयों ने सुनिश्चित राजनीतिक विचार थे और साथ ही उनकी राजनीतिक जो संस्थाएं थी शासन व्यवस्था में सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ईसाई धर्म प्रचारकों और जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी उसका खंडन किया। जो केपी जायसवाल हैं इतिहासकार, उन्होंने साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई इस भ्रांति का खंडन किया और प्राचीन भारत में तानाशाही शासन की व्यवस्था थी। उन्होंने सन 1910 से 12 ईस्वी के बीच में कई लेखों को प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि जो प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था, जो अपना शासन अपने आप ही करते थे। तो इस प्रकार से करके और जो पश्चिमी इतिहास लेखन है उनकी बातों का खंडन किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 65। यहाँ दिया गया है कि अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। यानी कि जो अग्रहार थे उनके संबंध में बताना है कि 4 कथन में से कौन सा सही है। तो ए है जो यह एक संस्कृति शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य से हुआ था। बी दिया गया है कि यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था। सी है सामान्य तौर पर ये अनुदान स्थायी होते थे। और जो डी है इसका जो है अर्थ है कि इस डी के तहत दिया गया है कि दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। तो इसके संबंध में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि अग्रहारों के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो आप तब तक गेस कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए बी सी डी उपरोक्त जो चारों कथन हैं वो अग्रहार से संबंधित सत्य हैं। अगर हम बात करें अग्रहार की तो ये एक संस्कृत शब्द है और अग्रहार गांव जो है वो ब्राह्मणों का गांव होता था और जिन्हें शासक वर्ग द्वारा उन्हें अनुदान में दिया जाता था। और अग्रहारों का जो मूल उद्देश्य था, उनका उद्देश्य जो है पठन पाठन और जो धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मण थे उनका भरण पोषण करना था। अग्रहार भूमि जो होती थी वो कर मुक्त होती थी और अनुदानों के अधिकार पत्रों में अधिकतर अनुदानों का आशय और प्रयोजन जो साफ साफ व्यक्त किया रहता था और ये अनुदान अधिकतर अस्थायी होते थे। और जो अग्रहार शब्दावली से भूमिदान की एक श्रेणी या पदनाम का बोध होता था जो अन्य गांवों से उनकी विशिष्टता को दर्शाता था। इन भूमि अनुदानों से ब्राह्मणों को नए नए क्षेत्रों में बसने और नए नए क्षेत्रों को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुई। सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अखेमनी, दूसरा है यूनानी, तीसरा है शक और चौथा है पार्थियन। इसका जो सही उत्तर होगा वो है पहला अखमनी। अगर बात करें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में साइरस द्वितीय जो एक व्यक्ति थे वो ईरान के अखेमनी यानी हखमनी साम्राज्य जो कहा जाता है
उसकी स्थापना की थी। और साइरस के शासनकाल के कुछ समय बाद जो डेरियस है, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है, वो अखेमनी यानी कि हखमनी का शासक हुआ। और वह 516 ईसा पूर्व में भारत में आया और उसने पंजाब और सिंध नदी के पश्चिमी इलाके और सिंध को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारतीय शासकों विशेष करके मौर्य जो वास्तुकला पर है, अखेमनी यानी कि पारसियन और ईरानी जो प्रभाव है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और अशोककालीन स्मारक विशेषकर जो घंटा का आकार है, गुंबज है, अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना जो चट्टानों यानी कि जो शिलालेख थे और स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उस पर भी हमें अखेमनी जो प्रभाव है उसको देख सकते हैं। और अखेमनी शासक जो डेरियस और मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की प्रारंभिक पंक्ति एक जैसी हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अखेमनी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पुलाक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। भारी बख्तर युक्त सेना, दूसरा है पार्थियन शॉट, तीसरा है शराब, मांस और सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग, चौथा है राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है ये सत्य है। तो अगर हम बात करें शक शासक रुद्र दामन की, तो ये संस्कृत का ये बहुत बड़ा प्रेमी था और भारत में आकर बसा एक विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख जारी किया। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने संस्कृत भाषा को अपना राजाश्रय प्रदान किया। इसके पूर्व के जो भी अभिलेख इस देश में पाए गए हैं वो सभी प्राकृतिक भाषा में रचित हैं। यानी कि जो शक शासक रुद्र दामन थे, इनके द्वारा जो अभिलेख जारी किया गया था वो संस्कृत में जारी किया गया था। और इससे पहले जो भी अभिलेख बने थे वो प्राकृत भाषा के थे। और शेल्डन पुलाक संस्कृत तथा साथ ही भारत के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास और तुलनात्मक बौद्धिक इतिहास के विद्वान हैं और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन जो इनका जन्म है ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत से पुस्तक लिखे थे। तो जो शेल्डन पुलाक थे ये संस्कृत के साथ साथ बहुत से बौद्धिक साहित्यिक इतिहास और तुलनात्मक बौद्धिक इतिहास जो था उसके बहुत ही ज्ञानी थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे एक कथन और कारण दिया गया है और उसके लिए आपको कोड दिया गया है। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला भी कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। उसके लिए आर कारण दिया गया है कि उक्त काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे। और आपके लिए कोड दिया गया है, पहला है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा जो है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है कि ए गलत है और आर सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा फोर्थ, यानी कि पहला जो कथन है वो गलत है और दूसरा जो कथन है वो सही है। आरंभिक जो ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया जो गुणगान संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। और संगम साहित्य के मुख्यतः दो समूह में बांटा जा सकता है, एक आख्यानात्मक है और दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथों के तहत हम राज्य के गठन, सेना की भूमिका, कर संग्रह प्रणाली और न्याय व्यवस्था आदि की राजनीतिक
सत्ता के संबंधित जो भी अंग हैं उनका वर्णन मिलता है, जबकि उपदेशात्मक ग्रंथों में राजा, राजसभा, विविध सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों के आचार नियम बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ए गलत है और आर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सावधिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? पहला है मंडपिका, दूसरा है त्योराम, तीसरा है गण और चौथा है अग्रहार। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि मंडिका। मंडपिका जो है छोटे शहर के एक बाजार को संदर्भित करता है जिसके आसपास से ग्रामीण अपने उत्पादों को बेचने के लिए लाते थे, और यह आंतरिक व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही यह छोटी अवधि में लगने वाले बाजारों और बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय का भी केंद्र था। तो इस प्रकार से जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, इसके लिए दिया गया है कि इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है नागर शैली। तो नागर शैली के संबंध में बताया गया, नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है जिसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं और जो उसे क्रॉस रूप प्रदान करते हैं। दूसरा द्रविड़ शैली। इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके पिरामिडाकार शिखर हैं। और तीसरा जो है कश्मीर शैली, यह वाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। और चौथा जो है वेसर शैली या वासर शैली, यह उत्तर और दक्षिण शैलियों का मिश्रण है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, यानी कि तीसरा कथन गलत है, बाकी 1, 2 और 4 जो है वो सही है। कश्मीर मंदिर शैली पर इसकी कला और वास्तुकला पर पूर्व पश्चिम एशियाई और मध्य एशियाई साथ ही हिंदू वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्तंभों और त्रिकोणमिति पेडिमेंट्स को ग्रीक रोमनों को से लिया गया है, और इस प्रकार से ये स्थानीय विशुद्ध शैली नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? यानी कि बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला है इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी पाया। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था। और तीसरा है यह हेलबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारी हुए तो भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी। और जो चौथा है, इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर जो है नहीं था। तो बताना है कि इसमें से चारों कथन में से कौन सा जो है कथन गलत है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फोर्थ। इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था, यानी कि ये कथन गलत है। अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो जो उपयोगितावाद है ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन का ही उपज है, और इसके सभी मूल विचारक जो हैं इंग्लैंड से संबंधित हैं। अगर 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इस सिद्धांत को बहुत कुछ निश्चित स्वरूप प्रदान किया। मिल, बेंथम, ऑस्टिन आदि के हाथों में यह 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण दर्शन बन गया। इतिहासवेत्ता, अर्थशास्त्री और उपयोगितावादी विचारक जो हैं जेम्स मिल, इनका जो जन्म है वो स्कॉटलैंड में हुआ था, और ये 1806 से 1818 तक जेम्स मिल ने 6 खंडों में, यानी कि
6 खंड में इन्होंने पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1818 में प्रकाशित हुई। और वो कभी भारत नहीं आए थे और न ही किसी भारतीय भाषा का उनको ज्ञान था। और उन्होंने ये इस पुस्तक को 3 भाग में बांट करके, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर इसका बंटवारा कर दिया, यानी कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में इन्होंने बांट दिया। और हिंदू काल को प्राचीन भारत की पारंपरिक संस्थाओं की जो छवि है उसको बहुत ही घटिया तरीके से प्रस्तुत की। और ये मिल जो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके शिष्य जो हैं मैकाले, जो भारत में साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए इनको जाना जाता है, तो उन्हीं के विचारों से ये भी प्रभावित थे। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने तीनों काल को विभाजित करते हुए रचना की थी। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, माफ़ करिएगा फोर्थ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमको बताना है कि गलत कौन सा है। पहला है, लेखक के दैनंदिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। दूसरा है, भर्तृहरि ने घोषणा की थी कि समझ के पास वाक रूप होता है और वाक प्रकटित जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। तीसरा है, इस प्रकार भारतीयों के कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ को वरीयता दी। और चौथा है, 9वीं शताब्दी के लातिनी व्याकरणों का विचार आदर्शक भारतीय विचारों से बिल्कुल अलग था, इसलिए यूरोप में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिटरेट्स अर्थात पढ़ा लिखा होता था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो कथन गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम गलत कथन मानेंगे, वो हो जाएगा थर्ड। तो अगर हम बात करें तो वेद भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है और जिसके संकलन महर्षि वेद व्यास हैं। और चारों वेदों में ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्य वर्ण समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। और वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है कि सुन करके लिखा हुआ साहित्य। यह वह साहित्य है जो मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर द्वारा ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की गई, तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को श्रुति परंपरा के माध्यम से मिलता रहा। और परंपराओं का अत्यंत गहरा असर होता है, इसलिए जो है लेखन का कार्य ज्ञात होने के बाद भी मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। और भारतीयों द्वारा उस समय ग्रंथस्थ जो की है, ग्रंथस्थ की अपेक्षा कंठस्थ को वरीयता थी। यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया गया है। तो जो है इस प्रकार से तीसरा कथन गलत हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जे के संबंध में सही नहीं है? तो यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। मनुस्मृति का जो मिश्रित जातियों को दिया गया विभिन्न दर्जे से संबंधित, तो पहला है, वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विज के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। दूसरा है, वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। तीसरा है, यदि महिला का संबंध दर्जा पुरुष के ऊंचे दर्जे से होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था। और चौथा है, अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र और कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। प्राचीन जो हिंदू समाज में मान्य विवाह के अलावा अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन था। मनुस्मृति के अनुसार अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह के उपरांत मिश्रित जातियों का उदय हुआ। और अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति
अपने नीचे के वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता था। अनेक विवाह प्राचीन समय में इस प्रकार से पूर्व मध्यकाल तक होते थे, किंतु मध्यकाल के बाद की स्मृतियों में अनुलोम विवाह को भी निंदा किया गया है। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री के साथ निम्न वर्ण के व्यक्ति का विवाह होता था। इसी प्रकार के विवाह को प्रारंभ से ही निंदनीय माना गया है तथा समाज में इसका प्रचलन बहुत कम था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट बताया गया है। मनुस्मृतियों में ऐसे प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्रों को दूषित तथा घृणित माना गया है। और मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण विभिन्न वर्णों की स्त्रियों से विवाह करे तो इन पत्नियों के लिए पूजा तथा आवास की व्यवस्था जो है वर्ण क्रम के अनुरूप होगी और इन पत्नियों के धार्मिक अनुष्ठान वर्णानुसार निर्धारित होंगे। निचले वर्णों से आई पत्नियों से उत्पन्न संतानों के लिए वर्णानुसार जो स्थिति है निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है वो गलत हो जाएगा और ऊपर से जो तीनों कथन है वो सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। कथन ए है, गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है और उसके लिए कारण दिया गया है। गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिलता है। इसके लिए 4 कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा जो है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है एक दूसरे की। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। चलते हैं अगले कथन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, यानी आज का पहले पार्ट के अंतर्गत जून 2018 का जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये आज का पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। तो पहले पार्ट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन और डिटेल में देखा आपने कि एनालिसिस किया और इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब की चर्चा हम साथ में करते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है कि इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। दूसरा है इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। तीसरा है इनमें देश, धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है और चौथा है इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। तो इसमें से बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा वो दूसरा होगा, यानी कि जो दूसरा कथन है वो गलत है। बाकी 1, 3 और 4 जो कथन है वो सत्य हैं। बात करें सामाजिक इतिहास की दृष्टि से धर्मशास्त्रों का जो है बहुत महत्व था और 4 प्रकार की विधि विषयक रचनाओं को मिला करके धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है, यानी कि जिसमें पहला है धर्मसूत्र, दूसरा है स्मृति, तीसरा है टीका और चौथा है निबंध। और धर्मसूत्रों का जो समय है ईसा पूर्व 500 से लेकर के 200 ईसा पूर्व के लगभग का है। और धर्मसूत्रों में आप स्तंभ और बौधायन धर्मसूत्र सबसे प्राचीन मानते हैं। धर्मसूत्रों को गद्य में लिखा गया है जबकि स्मृतियाँ जो हैं वो पद्य में लिखी गई हैं। गद्य मतलब कि गद्यांश के तरीके से और जो पद्य है यानी कि कविता के रूप में लिखा गया है। तो इस मतलब विधि ग्रंथों में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का सुनिश्चित रूप से वर्णन है और चारों वर्णों को अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और राजा पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह वर्ण व्यवस्था की रक्षा करे और प्रत्येक वर्ण व्यवस्था के लोगों को उनके कर्तव्यों का उस हिसाब से पालन कराए। और धर्मशास्त्रों में विवाह, स्त्री पुरुष के कर्तव्य, परिवार, संपत्ति, वर्ण व्यवस्था आदि का जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा कथन है वो गलत है
और 1, 3 और 4 कथन सही है। इस प्रकार से आज हमने 51 से 25 यानी कि हिस्ट्री के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जून 2019 के अंतर्गत। और अगले वीडियो में यानी कि पार्ट सेकेंड में 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि इस प्रश्न पत्र के हिसाब से 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे। आपको डिस्कशन कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको समस्या हो या हमारे पढ़ाने की शैली में कुछ आप बदलाव चाहते हैं तो वो भी हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हम उसमें बदलाव करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और जो भी अगर आपको लगता है कमी हो वो आप ज़रूर मेंशन करिएगा। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट से संबंधित टारगेटेड पढ़ाए जाएंगे जो आपको दिसंबर के लिए बहुत यूजफुल हों। और इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस भविष्य में आने की संभावना है। और साथ ही इसके डिटेल डिस्कशन से आपका एक ये भी है कि इससे संबंधित अगर और क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम 1 नवंबर से लेकर के और 30 दिसंबर तक यानी कि हम कम से कम 25 से 30 क्लास लेंगे फर्स्ट पेपर का, और जिसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो काफ़ी दिक्कत करता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।